स्टार्ट करते हैं हम अपना बैंकिंग सेक्टर। तो पहला नेशनलाइजेशन बैंक्स का हुआ 19 जुलाई 1969 को। दूसरा होता है 15 अप्रैल 1980 को। यहाँ पर 14 बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था और यहाँ पर 6 बैंक्स का। याद रखेंगे कैसे, देखो 19 है, 9 इसमें है, 9 इसमें है, तो हमें 69 याद है, तो 19 जुलाई रहेगा और ये 15 अप्रैल 1980 रहेगा। उसके बाद तो 2021 में एक मेजर मर्जर हुआ था बैंक का, उसके बाद कोई बहुत ज्यादा हुआ नहीं। ये मर्जर है और ये नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन का मतलब होता है प्राइवेट बैंक जब सरकारी कर ली जाती है, गवर्नमेंट स्टेक अपना बढ़ा देती है। एफडीआई सीलिंग जो है वो बैंक में कितना है, 74% है, याद रखना। इसके अलावा जो बैंक बोर्ड्स होता है उसमें एक गवर्नर होता है, 4 डिप्यूटी गवर्नर, 4 डायरेक्टर्स और एक गवर्नमेंट ऑफिशियल। अब आरबीआई गवर्नर के अलावा छोड़ दें तो इन सबका जो कार्यकाल होता है वो 4 ईयर्स होता है। जनरली बैंकिंग सेक्टर में जो कार्यकाल है वो हमारा 4 साल ही माना जाता है। इसके अलावा नरसिम्हन कमेटी की बात करते हैं। अब नरसिम्हन कमेटी 2 बार अपॉइंट हुई थी, एक 1991 में और एक 1997 में। तो 1991 में हुई है, उसने आपने रिपोर्ट दी थी, तो फिर बहुत सारे मेजर चेंजेस 1992-93 में लाए गए थे। अब याद करो, ये जो 1991 नरसिम्हन कमेटी है, ये वही टाइम है जब इंडिया में एलपीजी रिफॉर्म्स यानी कि अप्लाई हो रहे हैं। नरसिम्हन कमेटी 1997 में जो बनी, उसने अपनी रिफॉर्मेशन दी और रिकमेंडेशन दी 1998। नरसिम्हन कमेटी का जो एरिया है वो फाइनेंशियल सिस्टम है, बैंकिंग से रिलेटेड जनरली है। इसी ने डिजिटलाइजेशन ऑफ बैंकिंग की भी बात की है, जो कि अब हो रहा है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापना हुई 1935 में, 35 में, और 5 लाख के 5 करोड़ के कैपिटल के साथ में। नेशनलाइजेशन कब हुआ, 1 जनवरी को, नव वर्ष में, 1949 में। ये जो स्ट्रक्चर है बैंक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, वो आरबीआई में मैंने बता दिया। पीरियड होता है इनका 4 साल तक। इनका जो आरबीआई है उसके चार चार लोकल बोर्ड्स भी है। अब चार जो लोकल बोर्ड्स हैं वो कहाँ कहाँ पर है, मुंबई में है, चेन्नई है, कोलकाता है और न्यू दिल्ली। जो मेजर सिटीज है वहां पर हमें देखने को मिलता है। वैसे इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। यहाँ पर दिख रहा है, द हेड ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज इन मुंबई। आगे बात करते हैं ऑब्जेक्टिव आरबीआई का क्या है, आखिर इसको हमने पाला क्यों है, क्यों बनाया है सिस्टम को। इश्यू ऑफ नोट्स, इश्यू नोट करता है, ठीक है ना, सीधी सी बात है ये। मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अब यही क्वेश्चन पूछा जाता था कि आरबीआई ने मिनिमम रिजर्व सिस्टम किस साल का अडॉप्ट किया था, तो सिंस 1957। ये आपको तारीख याद रखनी है, कब, 1957 से मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ठीक है। इट मेंटेन्स गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ 200 करोड़। तो इसमें कुछ गोल्ड और जो रिजर्व होते हैं उसको वो मेंटेन करता है। ये 1957 से मेंटेन कर रहे हैं। इसके अलावा बैंकर है, ये बैंकर और बैंकर्स है। इसके अलावा ये आरबीआई ने इस तरीके के कुछ इंस्टीट्यूट डेवलप करे हैं, जो इडबी, सिडबी, नाबार्ड, एनएसबी, ये सब चीजें। बैंकर्स बैंक है, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट की बात भी है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व भी, और अदर फंक्शंस ये करता ही है, ठीक है। इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये दो, कुछ शेड्यूल बैंक्स होते हैं, कुछ अनशेड्यूल बैंक होते हैं। शेड्यूल बैंक्स का मतलब ये है, आरबीआई एक्ट जो 1934 है जिसमें के अकॉर्डिंग आरबीआई का निर्माण हुआ है, गठन हुआ है, उसकी सेकंड शेड्यूल में हो रहा है। अगर ये सेकंड शेड्यूल में है तो उसका फायदा क्या है, एलिजिबल टू टेक लोन्स फ्रॉम आरबीआई, और मेंटेन करना पड़ता है उनको सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। और जो अनशेड्यूल बैंक्स होती हैं उनको सेकंड शेड्यूल में मेंशन नहीं है, उनको ये जो है नॉट लोन भी प्राप्त नहीं होता है। फॉलो सीआरआर बट कीप द अमाउंट विद देमसेल्व्स। बड़ी बात ये है कि इनको और तो कुछ नहीं, लेकिन सीआर जो आरआर होता है, सीआरआर होता है, वो उसको मेंटेन करना है। लेकिन ये अंतर क्या है कि ये जो शेड्यूल बैंक्स होती हैं ये अपना सीआरआर आरबीआई के पास मेंटेन करती हैं, ये अपने पास ही मेंटेन करेंगे, अपने पास ही रखेंगे। दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन शेड्यूल बैंक्स एंड द नॉन शेड्यूल बैंक्स। इसके अलावा कुछ होते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से डेवलपमेंट बैंक, इनको बोल सकते हैं एग्जिम, इडबी, नाबार्ड, एनएचबी। आगे इनको हम सब देखेंगे। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आरआरबी, तीन आरआर तरीके से देखो, अक्षर तीन दिख रहे हैं, यानी कि 3 लोगों का स्टेक है। सबसे ज्यादा स्टेक होता है 50% सेंट्रल का, 35% होता है स्पॉन्सर्ड बैंक का, और 15% स्टेट गवर्नमेंट का बहुत कम होता है, ठीक है। ये शेयर आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो रीजनल रूरल बैंक्स होती हैं, अब सीधी सी बात है, ये इनका जो मेन काम है वो क्या है, प्रोवाइडिंग क्रेडिट एंड एनकरेजिंग डेवलपिंग द रूरल इकोनॉमी। रूरल इकोनॉमी को इनको डेवलप करना है। लेकिन अब फिर से वही बात है, क्या इकलौता काम इनको रूरल इकोनॉमी को डेवलप करना है, तो आंसर इज नो। बट मेजर वर्क इनका यही है, मैं फिर से कह रहा हूँ, मेजर टास्क है इनका ये। कारण क्या है, क्योंकि कोई भी बैंकिंग ऑफ सरकार कहाँ तक इनको पैसा देगी, तो सरकार क्या कहती है कि देखो ऐसा है, 75% तो आप पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग यानी कि रूरल डेवलपमेंट में खर्च करो। और लेकिन जो 20% है वो सरकार ने, द गवर्नमेंट अलाउड करती है कि आप लोन दे दो नॉन प्रायोरिटी सेक्टर्स को, जहाँ से आपको कुछ मुनाफा होगा और कुछ मदद हम करेंगे, तो फिर इससे आपकी जो रीजनल रूरल बैंक है वो चलती रहेगी। रीजनल रूरल बैंक की बात करेंगे तो रेगुलेट करती है आरबीआई, लेकिन इसका सुपरविजन होता है वो नाबार्ड के द्वारा होता है। नाबार्ड इसको देखती रहती है, क्योंकि
रीजनल रूरल बैंक्स का मेन काम क्या है, रूरल इकोनॉमी, जहाँ पे रूरल इकोनॉमी आएगा वहाँ पे नाबार्ड का सुपरविजन आएगा। मेन चीज रेगुलेशन किसका होगा, आरबीआई का। अब यहाँ पे जो 35% स्पॉन्सर्ड बैंक है, स्पॉन्सर्ड बैंक में आरबीआई का स्टेक नहीं है, यहाँ पर याद रखना, ये कोई कमर्शियल शेड्यूल बैंक होगा। एसबीआई हो सकता है, आईसीआई हो सकता है, कोई भी बैंक हो सकता है। तो हर एक बैंक का अपना अपना ये रीजनल रूरल बैंक्स हो सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तो बात ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक्स की सबसे बड़ी बात है, कॉपरेशन में क्या है, आपको कॉपरेट करना है तो नो पीएसएल, पीएसएल की कोई जरूरत नहीं है। पीएसएल का मतलब है प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग, ठीक है। अब एक चीज ये बताते चलें, जो कमर्शियल शेड्यूल बैंक्स होती हैं इनको 40% पीएसएल मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है ना, जबकि रीजनल रूरल बैंक्स को 75% मेंटेन करना पड़ता है। कोऑपरेटिव बैंक्स में पीएसएल की आपको कोई जरूरत है नहीं है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, इनकी स्थापना कब हुई है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1966 से स्टार्ट हुई है। हाँ, रीजनल रूरल बैंक्स की स्थापना 1975 से स्टार्ट हुई है, ये भी देख लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं ना, फुली कंट्रोल करी जाती हैं आरबीआई के द्वारा। इसी वजह से आप आए दिन न्यूज में देखते रहते हैं कि आरबीआई ने क्या किया है कि अब देखो बात ये है कि इनको कोई पीएसएल मेंटेन करना है नहीं है, कुछ भी काम दाम है नहीं है, तो उस हिसाब से दैट मीन्स तो ये बहुत ज्यादा लापरवाही इस प्रकार के बैंकों में होती है, तो फिर आरबीआई इनका क्या लाइसेंस रद्द कर देता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल बैंक्स, ठीक है, नरसिम्हन कमेटी बैंकिंग सेक्टर पे आई थी 1991 में, ये चीज हमने देखनी है। उर्जित पटेल कमेटी का भी जो काम है वो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क में स्ट्रेंथन करने के लिए उर्जित पटेल कमेटी जो अपॉइंट किया गया है, इसको बुक किया गया है 12 सितंबर 2013 के अंदर। ये चीज हमें याद रखनी है। दूसरी चीज, अब पेमेंट बैंक्स क्या है। पेमेंट बैंक सीधी सी बात ये है कि ये सब कुछ कर सकती है, लेकिन पेमेंट बैंक दो चीजें नहीं करेंगी। पहला काम ये है कि पेमेंट बैंक ना एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, टर्म डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स, एनी नॉन रेसिडेंट इंडियन डिपॉजिट्स, ये चीजें यानी कहने का मतलब है कि डिपॉजिट्स नहीं ले सकती हैं। जो बैंक डिपॉजिट है, नॉर्मल डिपॉजिट्स तो कर सकती हैं, लेकिन बैंक जो एफडीज हैं, टर्म डिपॉजिट्स हैं, ये सब नहीं कर। डिमांड ड्रॉप डिपॉजिट्स हो सकता है, डीडी कर सकती है, बाकी जो टेक्निकल है ये नहीं करेगा। इसके अलावा इनकी लिमिट कितनी है, 1 लाख रुपए तक इस्तेमाल करेगा। जैसे कि इसके अलावा एक काम हमने क्या देखा अब तक, कि क्या नहीं कर सकते हैं, जो फिक्स्ड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट एंड नॉन रेसिडेंट इंडियन डिपॉजिट। इसके अलावा ये लैंडिंग भी नहीं कर सकते। लैंडिंग का मतलब है उधार ही नहीं देंगे ठीक है किसी को। तो दो चीजें याद रखना कि जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक है, जियो पेमेंट बैंक है, इस प्रकार की बैंक की बात हो रही है। तो दो चीजें बस क्या फंक्शन कर सकते हैं वो हमें तो सब है, ये सब कर सकते हैं। करस्पॉन्डेंट अपना लाइक बिजनेस करस्पॉन्डेंट अपॉइंट कर सकते हैं। इसके अलावा ये लोन सोर्सिंग के लिए, इसके अलावा दे कैन सेल एक्टिविटीज सच एस, हु कैन फैसिलिटेट एक्टिविटीज सच एस लोन सोर्सिंग फॉर सम अदर बैंक्स इन एडिशन टू परफॉर्मिंग पेमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज। दे कैन सेल क्रेडिट प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड स्कीम, इंश्योरेंस, ट्रेडिंग, बाकी सब कर सकते हैं। सिर्फ दो चीजें, एफडी, टर्म डिपॉजिट्स के अलावा ये लैंडिंग। इसके अलावा इसी तरीके से आती है स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक का मतलब क्या है, अब स्मॉल फाइनेंस बैंक में दो चीजें नहीं की जा सकती हैं, कि कांट सर्व एज बिजनेस करस्पॉन्डेंस ऑफ ए बैंक, ये एक दूसरे बैंक का मतलब ये बिजनेस करस्पॉन्डेंट नहीं बन सकते। सीधी सी बात ये है कि आरबीआई ने अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक को स्पेस दे रही है, तो वो कह रहे हैं कि आप अगर दूसरों का ही काम करने लगोगे तो आप अपना खुद पावर कैसे इंक्रीज करोगे, अपना एक्सपांशन कैसे होगा। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक को ये मनाही करी गई है कि आप बिजनेस करस्पॉन्डेंट नहीं हो सकते दूसरे बैंक का। इसके अलावा आप कांट सेट सब्सिडरीज टू अंडरटेक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटीज, और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज है वो भी आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको स्मॉल बैंक है, स्मॉल से बड़ा होना है, इस वजह से। पीएसएल, अच्छा स्मॉल फाइनेंस बैंक से इनका पीएसएल एप्लीकेबल होता है, बिल्कुल होता है। याद रखना कि पीएसएल एप्लीकेबल सिर्फ कहाँ पे नहीं होता है, इस जो कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं ना, जो कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं कंप्लीटली अंडर कंट्रोल होती हैं किसका, आरबीआई का, उनमें नहीं होता पीएसएल। नो पीएसएल इन कोऑपरेटिव। इसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो इंश्योरेंस सेक्टर में कुछ ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है हमें, बस ये देखो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एलआईसी बना था 1956 में। इसके अलावा जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1972 में। और जो इरडा है, जो रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इरडाई जिसको पढ़ रहे हैं, ये इसका 1999 में बना था। हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। अब हेडक्वार्टर याद रखने का तरीका ये, इसमें डी है, इसमें ये डी देखो हैदराबाद। या और 1999 कैसा, इरडा, इरडा को मैं पढ़ता हूँ इरादा। अब इरादा किसी का नहीं होता कि वो 99 रन पे आउट हो जाए, दैट्स इट। अब ये क्या था, अब इसका जो हेडक्वार्टर है दिल्ली शिफ्ट किया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दिल्ली से हैदराबाद
शिफ्ट किया गया कब, 2000 में। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, बैंक, एनबीएफसी ये सब छोड़ दो, ये बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, अब यहाँ पे दिन तारीख याद करने की कहानी आ गई है। अब देखो सीधी सी बात ये है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो बैंक है वो हमें कब है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट 1 जनवरी 1982 को। सीधी सी बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पूरा कंट्रोल है, दैट मीन्स कंप्लीट ओनर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरी बात है नेशनल हाउसिंग बैंक, नेशनल हाउस बैंक 1988 है और 2012 में नरसिम्हन कमेटी की सिफारिश पर ही आरबीआई ने अपने पूरे स्टेक इसको कंट्रोल में दे दिए सेंट्रल गवर्नमेंट। कहने का मतलब है जुलाई 1988 में नेशनल हाउसिंग बैंक तो बना था। अब ये देख लो जो बी है ना, ये देखो बी, इसी से नेशनल हाउसिंग बैंक। अब इस तरीके से तो बैंक तो सब में आ जाएगा, लेकिन एनएचबी आप देखो, इसमें बी में ये डबल बी कर दो तो डबल एट हो जाएगा नेशनल हाउसिंग बैंक 88। एक्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो 82। ठीक है ना। एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब भी आप करते हो तो आपके पास कुछ कंटेनर होते हैं कि नहीं होते हैं, तो आप इनका कुछ ना कुछ ब्याज तो चेक करते ही हो, तो 82 हो जाएगा, 82 से 82। इसके अलावा अब दो चीजें, नेशनल हाउसिंग बैंक बनी तो 1988 में है, लेकिन कंप्लीट गवर्नमेंट का इसमें स्टेक कितने में आया, 2012। किस कमेटी की रिपोर्ट, नरसिम्हन कमेटी। नरसिम्हन कमेटी अभी देखो 1991 में भी देख के आई है, 1997 में भी, और नेशनल हाउसिंग बैंक से भी रिलेटेड है क्या हमारा, नरसिम्हन कमेटी। राइट। आगे हम बात करते हैं तो नेशनल हाउसिंग बैंक कैसे रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जितनी भी होती हैं उनका मालिक यही है। अब सिडबी कब है, सिडबी तो हम देखेंगे 89-90। ठीक है ना। सिडबी 89-90, ऐसे 89 या फिर 90, 90 से इसने ऑपरेशन स्टार्ट किए, बना था 89 में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, सिडबी का लखनऊ में। ठीक है। सिडबी का लार्जेस्ट शेयर होल्डर कौन है, एसबीआई, सिडबी एसबीआई। ठीक है। सिडबी का लार्जेस्ट शेयर होल्डर याद रख सकते हैं कौन है हमारा, एसबीआई। एस से सिडबी, एस से एसबीआई। तो सिडबी बना 89-90 में, लार्जेस्ट शेयर होल्डर है अपना एसबीआई। अब नाबार्ड, अब नाबार्ड बार्ड बार्ड 82, बार्ड भी 82 कब, जुलाई में। और ये किसी कमेटी की सिफारिश है, श्री शिवारमन, शिवारमन कमेटी है। सेवा बैंक भी देख लो, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन 1972 में। माइक्रो फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंशियल इंक्लूजन कैन बी डिस्क्राइब प्रोविजन ऑफ अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विसेज होनी चाहिए, तो उसी को हम बोलते हैं माइक्रो फाइनेंस की बात हो गई है। तो ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली, एक बार इनका दिन तारीख देख लो। एक्जियम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करोगे तो कंटेनर होता है, कंटेनर को आपको अभ्यास देखना पड़ेगा। इसके अलावा बाढ़, बाढ़ से 82 होता है। नेशनल हाउसिंग बैंक ये देखो बी बन रहा है, 88 हो रहा है। ठीक है। और ये कंप्लीट सर डोमिनेट मतलब कंप्लीट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में कब आती है, 2012 में। इस कमेटी की रिपोर्ट पर, नेशनल कमेटी की रिपोर्ट पर। नेशनल हाउसिंग बैंक सॉरी नाबार्ड की स्थापना हुई किसकी सिफारिश पर, श्री शिवारमन कमेटी की सिफारिश पर। नेशनल हाउसिंग बैंक रेगुलेट करता है किसको, हाउसिंग फाइनेंस को, कंपनीज को। जो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक है सिडबी है कब, 89-90, सिडबी 89-90, 2 अप्रैल को। ठीक है ना। 2 अप्रैल को होता है, 1 अप्रैल को फर्स्ट फूल होता है, और उसके देखो 1 अप्रैल को क्या होता है, कहते हैं ना सिट यार, सिट यार, इस तरीके से। तो अगले दिन हो गया 2 अप्रैल। तो 1990, हेडक्वार्टर है लखनऊ में, 5 रीजनल 21 ब्रांचेस हैं, सबसे ज्यादा शेयर है सिडबी में एसबीआई का। फॉरेन ट्रेड की बात कर लेते हैं, तो ट्रेड की बात अगर हम करेंगे तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स जिसका स्टार्ट हुआ है 1969 पे, और ये मेंटेन करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इट इज ऑल्सो नोन एज पेपर गोल्ड। अब ये कितने बास्केट्स में होता है, 5 बास्केट्स में इसको दिखाया जाता है। ठीक है ना। इसी में हम देखते हैं रिवर्स, सीधी सी बात है 1969 में पेपर गोल्ड इसको बोला जाता है। और 5 करेंसीज कौन कौन से, यूएस डॉलर है, यूरो है, चाइनीज यान है, जापानीज यान है, ब्रिटिश पाउंड है। राइट। रिजर्व ट्रांसिट पोजीशन क्या है, डिफरेंस बिटवीन अ मेंबर्स कोटा एंड द आईएमएफ होल्डिंग्स ऑफ इट्स करेंसी इस कंट्री से। कहने का मतलब है मेंबर का कोटा मान लो तो 50 का है, और उसकी करेंसी 40 का, मतलब उस जैसी करेंसी मॉनेटरी जो पोजीशन हेल्ड किए है आईएमएफ वो 40 है, तो ट्रांसिट पोजीशन कितना हो गया, 10 हो गया। ये ट्रांसिट पोजीशन है, ये ट्रांसपोजिशन। इंडिया फॉरेन ट्रेड की अगर हम बात करें तो जनरली तो हमने 1991 से स्टार्ट की, जब लिबरलाइजेशन की पॉलिसी लेके आए, एलपीजी रिफॉर्म्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड सबसे पहले देखते हैं। द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज मेंटेन बाय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मेन काम किसका है अपना, मतलब वो है अपना आरबीआई का। आरबीआई का मेन काम है बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करना। पूछ रहे आरबीआई के फंक्शन में एक ये भी पूछ सकता है कि बैलेंस पेमेंट और बैलेंस का काम है क्या, आंसर इज यस। लेकिन हमेशा अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा नेगेटिव है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर अनफेवरेबल क्लाइमेट है इकोनॉमी का। इट इज अब अनफेवरेबल कब हो सकता है कि जब आपका जो बीओपी जो जितना भी नेगेटिव है, मतलब जो 10 रुपए नेगेटिव है,
आपके पास ये 10 रुपए को मोनिटाइज करने का, दैट मीन्स इसको जो गैप हुआ इसको फिल करने के अगर जब रिसोर्सेस नहीं है, तब मानते हैं कि हम नेगेटिव सिचुएशन है। ठीक है, तो घाटा अपने आप में नेगेटिव इंडिकेटर नहीं है, इसको फिल ना कर पाने के हमारे पास जो लैक ऑफ रिसोर्सेज होंगे, दैट विल बी सीरियस चैलेंज फॉर अस। ओके, फॉर अस दैट मीन्स फॉर एनी काइंड ऑफ इकोनॉमी। अब दो चीजें हैं, एक है बैलेंस ऑफ ट्रेड और एक है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब जब ट्रेड की बात होती है ना, जब ट्रेड में सीधी सी बात है, यहाँ पर विजिबल चीजों की बात करते हैं। सीधी सी बात है, व्यापार किसका होगा? व्यापार तो विजिबल चीजों का होता है। तो ट्रेड, व्यापार संतुलन में विजिबल चीजें दिखती हैं। तो जब विजिबल हो तो सीधी सी बात है, जो सर्विसेज है वो विजिबल तो हो नहीं सकती, तो इसमें विजिबल नहीं होगी। तो सर्विसेज ट्रेड में काउंट नहीं होती। व्यापार में, व्यापार वस्तुओं का हो रहा है, तो जो चीजें आपको दिख रही हैं, वस्तुएं दिखेंगी, उसका होगा। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में आप सब कुछ करोगे काउंट, प्रोडक्ट्स भी काउंट कर रहे हैं, सर्विसेज भी। तो आप ये बताओ, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में बेटर पिक्चर कौन दिखाता है? हमें पता है बैलेंस ऑफ पेमेंट दिखाता है, लिखा भी है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स रिप्रेजेंट्स अ बेटर पिक्चर। अब इसके अलावा तीन तरीके का अकाउंट होता है, एक होता है करंट अकाउंट, दूसरा आपके सामने ये कैपिटल अकाउंट, और तीसरा हमारे सामने आएगा ये रिजर्व बैंक, रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अब रिजर्व, अब तो सबसे पहले देखते हैं करंट अकाउंट का मतलब है जिसमें हर साल कोई चीज क्रेडिट होती है, क्रेडिट होती है, डेबिट होती है। अगर आपने अपना एक्सपोर्ट किया तो आपके पास पैसा आया, तो आपका क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। और लेकिन आपने इंपोर्ट किया तो पैसा आपका वापस जाएगा, तो ये डेबिट हो जाएगा। सालाना जो रिकॉर्ड होगा इसी में मेंटेन होगा। दैट मीन्स एक्सपोर्ट करना अच्छी बात है, तो सब हमारे खाते में क्रेडिट होता रहे। ठीक है, तो विजुअल आइटम्स का ट्रेड होता है। विजुअल आइटम्स टी है, कॉफी है, साबुन है, इलेक्ट्रिसिटी है, कुछ भी है, मशीन्स, कुछ भी, नॉट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक मशीन्स की बात कर रहा हूँ। इनविजुअल ट्रेड में क्या क्या आता है? जैसे सर्विसेज है, देख लो, तो इंश्योरेंस, ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन, इसके अलावा कम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर भी इनविजिबल ट्रेड में ही आएगा। और इसके अलावा इनकम, इनकम की बात भी हमारा, अब ये पूछ रहे हैं कि इनकम किस में काउंट होता है? इनविजिबल ट्रेड में है। ट्रांसफर, ट्रांसफर में मतलब क्या होता है? ग्रांट्स, गिफ्ट, इस तरीके से। यूनिलेटरल ट्रांसफर का मतलब ये है, इसमें गिफ्ट आता है, किसमें? यूनिलेटरल ट्रांसफर। तो करंट अकाउंट में इन तीन चीजों का लेखा जोखा होता है, विजिबल, इनविजिबल और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का। राइट। कैपिटल अकाउंट में होती है लाइक पूंजीगत चीजें, जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वहां से आया है, फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहा है, फॉरेन बोरोविंग, हम विदेश से कितना कर्ज ले रहे हैं, वो सब इसमें आएगा। ठीक है, इसके अलावा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एब्रोड, हम कुछ बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एब्रोड, हम कुछ कर रहे हैं, या फिर हम विदेशों को कुछ कर्ज दे रहे हैं, फिर वहां से कुछ ले रहे हैं, तो ये सब चीजें कैपिटल अकाउंट में आती हैं। अब भाई रिजर्व बैंक का फिर मसला क्या है? जरा अब ये चीजें जरा समझा देते हैं आपको। देखो, एक ये है करंट अकाउंट, ये है आपका कैपिटल अकाउंट, और इनको बीच में एक रहेगा, ये आप कह सकते हो रिजर्व अकाउंट। मान लेते हैं कि आपने इस साल ज्यादा एक्सपोर्ट कर दिया था, आपने इस साल ज्यादा एक्सपोर्ट किया, तो पैसा आपके पास ज्यादा आ गया, तो पैसा वो कहाँ पे? रिजर्व अकाउंट में रहेगा आपका। ठीक है ना? और अब मान लेते हैं कि आपने क्या किया, और आपको अब मान लेते हैं कि आपने पूंजी में आपके पास कम पैसा रहा, तो ये क्या करेगा? रिजर्व अकाउंट में जो पैसा प्लस सरप्लस में रहेगा, ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, जिससे कि चीजें बैलेंस होती रहे। ठीक है, और अगर पूंजी अच्छी खासी आ गई और कैपिटल अकाउंट नहीं है, तो फिर इसी, तो कैपिटल अकाउंट के पास पैसा ज्यादा है, तो कैपिटल अकाउंट का पैसा एक्चुअल में रिजर्व अकाउंट में चला जाएगा। तो रिजर्व अकाउंट में जब आप डेली इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे होगे, इंपोर्ट के लिए अगर आपके पास पैसा नहीं है, यानी कि जो करंट अकाउंट है वो नेगेटिव में है, तो फिर इस अकाउंट से आपको पैसा दे दिया जाएगा। तो रिजर्व अकाउंट होता है ये इस तरीके से मैनेज करती है चीजें। ठीक है, इसी वजह से कोई चिंता की विषय हमारे सामने नहीं होता है। तो ये चीजें जरा देख लेते हैं क्या है। द रिमेनिंग सरप्लस इन द कैपिटल अकाउंट इज ट्रांसफर टू द रिजर्व अकाउंट एंड रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट ऑफ रिजर्व बैंक। ठीक है ना? द रिजर्व अकाउंट इज ऑल्सो द इंडिकेटर ऑफ फॉरेक्स रिजर्व ऑफ द कंट्री। ये भी बात क्लियर है, रिजर्व अकाउंट में जितना भी होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो पैसा आ रहा है वो कहाँ पे जा रहा है? रिजर्व अकाउंट में। इफ सरप्लस इन द कैपिटल अकाउंट इज मोर देन डेफिसिट इन द करंट अकाउंट, देयर इज नेट इंक्रीज इन द फॉरेक्स रिजर्व। सीधी सी बात ये है कि अगर कैपिटल अकाउंट में ज्यादा सरप्लस है, तो सीधी सी बात यह है कि हम हमेशा फायदे में रहेंगे, क्योंकि कैपिटल अकाउंट से रिजर्व अकाउंट में चला जाएगा पैसा, तो रिजर्व अकाउंट से करंट अकाउंट भी चलता रहेगा हमारा। तो हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स के लिए हमारे पास जरूरी है कि कैपिटल अकाउंट हमारा भरा भरा होना चाहिए। देयर इज नेट इंक्रीज इन द फॉरेस्ट रिजर्व। हम नेट इंक्रीज फॉरेस्ट रिजर्व में कैसे अनुमान लगाते हैं? तो आंसर है हमारा किससे? कैपिटल अकाउंट से, ना कि करंट अकाउंट।
क्योंकि ये तो भरोसे लायक नहीं है, कैपिटल अकाउंट इंपॉर्टेंट है। ऑन द अदर एंड इफ डेफिसिट इन द करंट अकाउंट इज मोर देन सरप्लस इन द कैपिटल अकाउंट। अब कहने का मतलब है कि कैपिटल अकाउंट में पैसा तो हमारे पास डला है 50, लेकिन यहाँ पर करंट अकाउंट में हमारे पास लॉस हो रहा, नेगेटिव दिख रहा है 100। तो ये बताओ, अगर हम इसका 50 यहाँ पे भी ट्रांसफर कर देंगे तब भी हमारे पास 50 का नेगेटिव दिखाई दे रहा। तो क्या कह रहा है, देयर इज नेट डिक्रीज इन फॉरेन रिजर्व्स ऑफ द कंट्री। कहने का मतलब हमें क्या दिख रहा है कि हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स कैसा है, कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि घाटा 100 इसको दिखा रहा है, 50 इसको। अगर तो सीधी सी बात है, हम अपना 50 रुपए इसको भरने में लगा देंगे ना, तो तब तो हमारा रिजर्व तो क्या हो रहा है, खाली हो रहा है, यानी कि फॉरेक्स खत्म हो रहा है। या इस चीज को मैं आपको दो तरीके से समझा रहा हूँ, पहले इसे और समझ लेते हैं। एक ये करंट अकाउंट है, ये कैपिटल अकाउंट है, ये आपका रहेगा रिजर्व अकाउंट। रिजर्व अकाउंट ही हमें शो करता है कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व, जो भी पैसा आएगा कैपिटल करंट अकाउंट से आए तो भी इसमें जाएगा, कैपिटल अकाउंट से इसमें भी जाएगा। अब एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, अगर करंट अकाउंट हमारा 50 है और कैपिटल अकाउंट हमारा 100 है, जरा समझना। तो आप ये बताओ, करंट अकाउंट 50 है, कैपिटल अकाउंट 100 है। अगर करंट अकाउंट का इसमें देखो, अभी बताओ इसमें ज्यादा किसके पास है, कैपिटल अकाउंट के पास ज्यादा है। अगर कैपिटल अकाउंट के पास ज्यादा है तो करंट अकाउंट के पास तो 50 कम ही है। तो सीधी सी बात है कि 50 रुपए यहीं पर ये ट्रांसफर कर देगा। तो चीजें मैनेज हो गई या नहीं हो गई? अब ये मैनेज क्यों हो पाया, क्योंकि करंट अकाउंट में डेफिसिट कम है। लेकिन अगर यही 100 हो जाए और ये 50 हो जाए, ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट के पास 50 है, तो कैपिटल अकाउंट से रिजर्व बैंक क्या करेगा, जो रिजर्व अकाउंट होगा वो इसमें कितना रुपए ट्रांसफर कर सकता है, मैक्सिमम 50 करेगा। लेकिन लॉस का भी कितने का बचा, 50 का। तो इसी वजह से कहा जाता है कि अगर करंट अकाउंट का डेफिसिट कम है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चीजें चलती रहेंगी। लेकिन अगर कैपिटल अकाउंट डेफिसिट हो गया, क्यों? क्योंकि अगर मान लो कैपिटल अकाउंट में 50 आ गया तो दिक्कत हो जाएगा। और यहाँ पर मान लेते हैं कि कितना है, 100 है। तो कहने का मतलब सीधी सी बात ये है कि हमारा करंट अकाउंट में अगर डेफिसिट ज्यादा है तो कैपिटल अकाउंट देन देयर, अगर इसमें ये ज्यादा हो रहा है तो ये 50, तो हमें, सॉरी, कहने का मतलब ये है कि अगर करंट अकाउंट में जो डेफिसिट है वो ज्यादा है, 100 और 50 ये ज्यादा है, देन सरप्लस इन द कैपिटल अकाउंट। सर अब ये बताओ, कैपिटल अकाउंट में तो सिर्फ 50 है सरप्लस, लेकिन इसमें नेगेटिव है 100। देन देयर इज नेट डिक्रीज। तो सीधी सी बात है, क्या होगा, डिक्रीज भी तो हो रहा है। बताओ 100 माइनस 50 कितना हो रहा है, 50 हो रहा है। अब इसको जरा समझते हैं। हाँ, क्या है, इफ सरप्लस इन द कैपिटल अकाउंट इज मोर, अगर इसमें सरप्लस ज्यादा है, ये इसमें तो 100 है, इज मोर देन डेफिसिट इन द करंट अकाउंट, करंट अकाउंट का डेफिसिट हमारे पास सिर्फ 50 है, तो सीधी सी बात है ये 100 रुपए इसको भी दे देगा, तब भी इसके पास कितना बचेगा, 50 बचेगा। तो ऐसे ही करके हमें देख लेना है। तो दैट्स मेन चीज है, फॉरेस्ट रिजर्व हमारा पता चलता है हमें किससे, रिजर्व अकाउंट से, और वो कैपिटल अकाउंट से डायरेक्टली रिलेट होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की बात कर रहे हैं कि टैकल्ड बाय एक्सपोर्टिंग मोर और बाय लिमिटिंग इंपोर्ट्स। अब कैसे करोगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, सीधी सी बात है, एक्सपोर्ट ज्यादा करोगे पैसा ज्यादा आएगा। एक्सपोर्ट करोगे कैसे, इंपोर्ट कम करना पड़ेगा। आप एक्सपोर्ट या तो आप अपनी कैपेसिटी बढ़ा दो, जैसे मेड इन इंडिया प्रोग्राम के थ्रू, या फिर इट कैन बी टैकल्ड बाय एक्सपोर्टिंग मोर, ज्यादा एक्सपोर्ट कर लो, और या फिर आप लिमिट्स कर दो इंपोर्ट्स को टैरिफ्स के थ्रू या फिर कोटास के थ्रू, जो कि बहुत ही फीजिबल ऑप्शंस नहीं है। इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट कब गड़बड़ हुआ था, 1990 में, जहां पे एक्यूट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गई थी। डिफॉल्ट के वर्ष पर से हमारे पास सिर्फ एक महीने के लिए चीजें बची थी, पैसा बचा था। इसके अलावा द क्राइसिस लेड टू द मासिव चेंजेस, जो हुआ उसके बाद हमें से वो बोलते हैं स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को बोलते हैं। ठीक है, ये दूसरे नाम भी है, स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम। ये चीजें हो गई। अब ये हमारे पास ये है स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अगर हम बात करें, तो फिर सबसे पहले इंडिया में, सबसे पहले सॉरी एशिया का सबसे पहले स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना है कहाँ पे, कांडला में। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो पॉलिसी है वो अनाउंस कर दी गई थी 2000 में, लेकिन एक्ट आया था 2005 में। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पॉलिसी बनी 2000 में, एक्ट बना 2005 में। ठीक है, लेकिन उससे पहले भी 1965 में ही पहले कांडला में स्थापित कर दिया गया था इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005। और ये अप्लाई हुआ 2006 में, इफेक्ट में कब आया, 2006 में। पॉलिसी बनी 2000 में, एक्ट बना 2005 में, और अप्लाई हुआ है फरवरी 10 2006 में। इसके अलावा अगर हम बात करें,
ये जरा देख लेते हैं ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है और ब्राउन फील्ड क्या होता है। अगर कोई भी कंपनी जैसे मान लो सैमसंग है, ये कोई नया प्लांट लगा रही है, न्यू प्लांट है, तो ये ग्रीन फील्ड है। लेकिन अगर मान लो कोई भी इंडिया की पहले कोई कंपनी जैसे माइक्रोमैक्स थी, अब ये बंद पड़ी है, आप इसी को सैमसंग एक्वायर कर ले, तो इसको क्या बोलते हैं, ब्राउन फील्ड। ये ब्राउन नहीं है, ब्राउन फील्ड है, दैट्स इट। इसके अलावा हमने देखा बैंकिंग सेक्टर में हमारा 74% क्या है, एफडीआई है, डायरेक्ट। और इसके अलावा हम देख सकते हैं इंश्योरेंस में भी 49% ही है अभी, और पेंशन में भी 49% है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर में, तो डायरेक्ट रूप से अभी हमारे पास सिर्फ 74% है, 100% नहीं है एफडीआई। इसके अलावा हम कह सकते हैं एफडीआई अलाउड कहाँ कहाँ पे रहेंगे, लॉटरी बिजनेस में, गैम्बलिंग और बैटिंग में, क्रेडिट जो फंड्स होते हैं, रियल एस्टेट बिजनेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म वेयर हाउसेज, ठीक है ना। ये इन सब में अभी हमारे पास एफडीआई अलाउ नहीं करी गई है। सो दैट्स इट, आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी।